एक प्रार्थना है। हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए। हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए। शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए। लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने। लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने। ब्रह्मचारी धर्म रक्षक, वीर व्रतधारी बने। ब्रह्मचारी धर्म रक्षक, वीर व्रतधारी बने। हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए। प्रेम से हम गुरुजनों की नित्य ही सेवा करें। प्रेम से हम गुरुजनों की नित्य ही सेवा करें। सत्य बोले झूठ त्यागे, मेल आपस में करे। हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए। निंदा किसी की हम किसी से भूल कर भी ना करें। निंदा किसी की हम किसी से भूल कर भी ना करें। दिव्य जीवन हो हमारा, तेरे यश गाया करे। दिव्य जीवन हो हमारा, तेरे यश गाया करे। हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए। शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। तो टाइड ऑफ इमोशन चैप्टर का ये चौथा भाग है। अब थोड़ा लंबा है, पर आप इसकी स्टडी करोगे तो आपको मज़ा आएगा। और आप स्टडी करते हैं कि नहीं, इसका एक ही मापदंड है कि आपके अंदर प्रश्न उठते हैं कि नहीं। क्योंकि अगर स्टडी सही ढंग से करोगे तो आपके अंदर प्रश्न उठेंगे। तो ऐसे एक मैडम ने मुझे अभी बीच में एक प्रश्न पूछा था कि ये जो हम अगर चार्ट देखते हैं पीछे, बुक के पीछे है, तो उसके अंदर जो एट्रीब्यूशन दिया हुआ है, तो वो एट्रीब्यूशन मतलब कि जो गुणधर्म जो है, जो कुछ चीज़ है अच्छी या बुरी, तो वो दोनों के लिए कॉमन बताई गई है। जैसे 2482 का रेशियो वाले के लिए भी वो चीज़ कॉमन है और 5:1 में भी कॉमन है। तो ऐसा कैसे हो सकता है? जैसे कि भाई आप पहला चार्ट देखोगे इंटेलेक्चुअल सेंटर का,
तो उसमें सबसे ऊपर ही है, सबसे पहले है अंडरस्टैंडिंग। और अंडरस्टैंडिंग का जो इंटेंसिटी बताई है वो 2000 प्लस एंड 5000 प्लस, मतलब कि जिसका रेशियो 2482 का है उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 2000 तक की इसकी इंटेंसिटी अंडरस्टैंडिंग में बनती है। और जो 522 वाला व्यक्ति है उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 5000 तक की भी ये इंटेंसिटी बन सकती है। पर सवाल ये है कि दोनों के अंदर कॉमन वस्तु जो है, कॉमन एट्रीब्यूट है, वो है जो अंडरस्टैंडिंग। तो सवाल ये उनको था कि क्या 2482 वाले की अंडरस्टैंडिंग और 522 वाले की अंडरस्टैंडिंग एक ही होती है क्या? तो ऐसा नहीं है, वो अंडरस्टैंडिंग के अंदर फर्क है, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग के भी बहुत सारे लेयर्स होते हैं, बहुत सारे उनकी ये होती है, एक अलग अलग लेवल होता है। जैसे कि अभी हम ये सब पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, तो हर व्यक्ति को एक समान रूप से इसमें से अंडरस्टैंडिंग नहीं मिलेगी, किसी को ज़्यादा मिलेगी, किसी को कम मिलेगी। पर फिर भी अभी हम मानो कि 2482 के लेवल के हैं तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा 2000 तक की मिल सकती है। अगर वो कोई 522 का है और ये सब बढ़ता है तो वो अंदर से अंडरस्टैंडिंग जो है वो 5000 तक की भी ज़्यादा से ज़्यादा निकालता है। तो ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि ये अलग अलग लेवल की व्यक्ति अलग अलग उसके अपने बीइंग के मुताबिक ये चीज़ को वो निकाल सकती है या प्रोड्यूस कर सकती है। या दूसरे ढंग से कहे तो इंटेलेक्चुअल सेक्टर मतलब कि सत्व गुण, तो एक व्यक्ति जो है वो अंडरस्टैंडिंग में सत्व गुण 2000 तक का ही ले सकता है ज़्यादा से ज़्यादा। दूसरी व्यक्ति जो है ज़रा एडवांस है तो वो 5000 तक का सत्व गुण इसमें से प्रोड्यूस कर सकता है, कमा सकता है। तो इस तरह इसको हमें खास समझना है कि ये जो चीज़ जो है वो चाहे एट्रीब्यूट सब में कॉमन ही होते हैं, पर फिर भी लेवल ऑफ बीइंग का जो चेंज है उसके मुताबिक वो व्यक्ति के अंदर वो एट्रीब्यूट जो है, वो गुणधर्म है, वो इतना खिलेगा या इतना ही मिलेगा। इस तरह हमें चार्ट का जब अभ्यास करते हैं तो ये बात बेसिकली खास समझनी है। अब लास्ट टाइम हमने जो देखा था वो ये एक इम्पोर्टेंट बात देखी थी कि हमेशा एक सेंटर के अंदर डिकोडिंग नहीं होता है, 2 या 3 सेंटर का इन्वॉल्वमेंट हमेशा इसके अंदर होता है। तो ये बात खास ध्यान में रखनी है। और अलग अलग सेंटर की क्या ज़्यादा से ज़्यादा प्लस और माइनस इंटेंसिटी जो होती है वो हमने इसके अंदर देखा था रिफर चार्ट 1 के अंदर। और लास्ट में हमने देखा था कि इमोशनल सेंटर और सेक्स सेंटर दोनों फ्रेंडली है, और वो फ्रेंडली है इसीलिए वो जो है पूरी बाजी अपने हाथ में रखते हैं। तो लास्ट में हमने पढ़ा था इट इज़ ऑल्सो ए फैक्ट दैट इमोशनल एंड सेक्स सेंटर आर वेरी फ्रेंडली एंड दे नॉर्मली जॉइन हैंड्स, the result being that the intellectual center finds itself at a definite disadvantage and so makes no attempt to dominate these centers anymore। तो इसमें ये जब दोनों मिल जाते हैं तो इंटेलेक्चुअल सेंटर फिर एक गरीब सा हो जाता है, एक वीक बन जाता है, और वो फिर डोमिनेट करने का प्रयत्न करता ही नहीं है। यहाँ तक हमने पढ़ा था पेज नंबर 90 के ऊपर। अब आगे देखते हैं। The moving center is not affiliated to either in intellectual or the emotional and sex group, but obeys the stronger resultant intensity center। तो ये जो है वो इसका जो अपना मूविंग सेंटर है इसका रोल क्या है? एक तो देखा कि एक और है इंटेलेक्चुअल सेंटर, दूसरी और ये जो है इमोशनल एंड सेक्स, इस तरह का 2 ग्रुप है। अब ये जो है वो न्यूट्रल है, नरोवा कुंजोवा जैसा है कि वो अभी कुछ बोलता नहीं है, पर देखता है कि कौन सी पार्टी अभी स्ट्रांग है उसके साथ जाके मिल जाता है। तो मैं कई बार वो पॉलिटिकल एक एग्जांपल देता हूँ कि भाई ये जैसे
पॉलिटिक्स में निर्दलीय जो उम्मीदवार होता है वो जब जीतता है तो वो क्या करता है कि जो स्ट्रॉन्ग पार्टी होती है, जो गवर्नमेंट बनने वाली होती है, उसके साथ में वो जुड़ जाता है। तो ये मूविंग सेंटर जो हमारा है वो उसका जरा कारोबार इसी तरह का है। टू समराइज, एनी सेंटर रिसीविंग ए कोडेड इम्पल्स on decoding can send a command that can be obeyed and carried out or reversed depending on the harmonious or inharmonious working of all the four centers. तो इसको समराइज करते हुए जो ऊपर पढ़ा उसको समराइज करते हुए कहते हैं कि भाई जब कोई भी कोडेड जो अंदर आया इम्पल्स, उसको जब डिकोडिंग की प्रोसेस होती है तब जो कमांड दिया जाता है उसका या तो स्वीकारा जाता है या फिर उसको रिवर्स किया जाता है, उसको इनकार कर देते हैं। और ये जो है उसका आधार जो है वो अंदर की स्थिति क्या है, हार्मोनियस स्थिति है कि इनहार्मोनियस स्थिति है। मतलब चारों सेंटर के अंदर हार्मोनी है, संवादिता है, तो ये इसमें कोई बीच में कोई स्ट्रगल नहीं रहेगा और कोई कमान को उठलाने की बात नहीं रहेगी, एक्सेप्ट कर लेंगे। पर जब उसके अंदर हार्मोनी नहीं होगी इन सेंटरों के अंदर, तो एक पार्टी कुछ कहेगी, दूसरा पार्टी कुछ कहेगी, और इस तरह जो है वो कमान को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। We can take a few examples to explain. However, it should be noted that man has so far only been dominated by द इमोशनल एंड सेक्स सेंटर्स। तो ये तो हम जानते हैं, एक पूरी ह्यूमैनिटी है, मनुष्य जाति है, वो आज जो है उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जो कोई इन्फ्लुएंस है तो इमोशनल सेंटर की या सेक्स सेंटर की, या उसको सेंटर का नाम न दे तो भी हम अपने अंदर भी देखते हैं तो समझ सकते हैं कि भाई हमारा ज़्यादा समय ये दोनों के अंदर, खास करके इमोशनल सेंटर के अंदर ज़्यादा समय हमारा रहता है। इंटेलेक्चुअल सेंटर के अंदर तो दिन भर में हम बहुत कम रूप में आते हैं। दोनों तरह अगर समझेंगे तो, जैसे कि इंटेलेक्चुअल माने बौद्धिक रूप में उसको समझना चाहते हैं तो बौद्धिक रूप में भी हम दिन भर में बहुत कम समय के अंदर आते हैं। ज़्यादातर इमोशनल लेवल से ही सोचते हैं, विचारते हैं, काम करते हैं। और उसको सत्वगुण रजोगुण के हिसाब से भी देखेंगे तो इंटेलेक्चुअल मतलब कि सत्वगुण जो है दिन भर में हम बहुत कम कमाते हैं। ज़्यादातर जो है वो सत्वगुण हमारे अंदर बहुत कम उत्पन्न होता है, ज़्यादातर रजोगुण और तमोगुण ही दिन भर में चलता रहता है। As long as that happens, the free will of man is bound to be misused and hence would even earn, according to the working of nature's law, results that would not be palatable or acceptable. अब अंदर की जो स्थिति है उसके मुताबिक उसका रिजल्ट आता है, पर उसका एक मेन रीज़न दूसरा भी है कि हम फ्री विल का कितना यूज़ करते हैं। हम इसका राइट यूज़ करते हैं, मिस यूज़ करते हैं, एब्यूज़ करते हैं, किस तरह का इसका उपयोग करते हैं। तो फ्री विल जो हमने भगवान ने दी है, अगर उसको हम सही ढंग से उसको ये करेंगे तो अंदर जो है रिजल्ट अच्छा आएगा। पर अभी जो है नॉर्मल कोर्स में हम फ्री विल का मिस यूज़ करते हैं तो उसका जो रिजल्ट आएगा कुदरत के कानून के मुताबिक वो हमको पसंद नहीं पड़ेगा और जिसको हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते, इस तरह का रिजल्ट आएगा। कहने का मतलब ये है कि अभी हम क्योंकि नेचर का रूल्स को जो रियल रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं, मतलब कि जो राइट यूज होना चाहिए फ्री विल का वो नहीं करते हैं, इसलिए जो अभी हमारा जो रिजल्ट आता है वो अच्छा नहीं आता है। एंड वी आर टेम्पटेड टू बिलीव और एक्सेप्ट the theory of divine will being imposed on us and our being mere machine and that everything is predestined। तो ये फिर तकलीफ होती है कि जब हमारा कुछ नहीं चलता है, हम कुछ नहीं कर सकते। जैसे कि किसी व्यक्ति के ऊपर बहुत सारा दुख पड़ता है और वो दुख से कुछ नहीं कर सकता, उसको दुख भुगतना ही पड़ता है। तो फिर वो क्या सोचता है कि हाँ डिवाइन विल मतलब कि कोई दिव्य शक्ति की इच्छा जो होगी वो ऐसा होता है, चलने दो, या फिर ऐसा
अलग अलग ढंग से हम इसको सोचते हैं। और ऐसा खास करके हम हिंदुस्तान में तो खास सोचते हैं कि भाई ये एवरीथिंग इज प्री डेस्टाइन, मतलब सब कुछ है जो वो पहले से ही सब तय किया हुआ है। तो ये एक गलत फहमी में हमें मत नहीं रहना है कि सब कुछ पहले से नहीं है। बहुत कुछ इंसान के हाथ के अंदर है। कुछ चीज़ जो है वो प्री डेस्टाइन होती है, कुछ चीज़ होती है वो डेस्टाइन होती है। और वो जो होता है वो वर्तमान के हमारे कर्म के ऊपर से आगे का बनता है। तो प्री डेस्टाइन तो है तो वो तो ठीक है, चलो भाई वो तो एक निर्णय हो गया था उसका। जैसे कि रामकृष्ण परमहंस को, भाई परमहंस हुए थे, इतना एनलाइटन हुए थे, फिर भी उनको कैंसर हुआ था क्योंकि वो प्रीडेस्टाइन था, उनके जन्म के साथ ही वो नक्की हो गया था। तो वो एनलाइटन बन गए, इससे उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि वो प्रीडेस्टाइन था। पर बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि प्रीडेस्टाइन नहीं होती है, वो हमारा आज का कर्म क्या है इसके हिसाब से वो चीज आगे बनती रहती है। तो ये एक खास ध्यान में रखना है, प्रीडेस्टाइन अलग है और डेस्टाइन अलग है। तो हम वर्तमान के अंदर अगर रहते हैं और वर्तमान के अंदर हमारी आज की मन की स्थिति क्या है उसके मुताबिक जो करते हैं वो उसका परिणाम आगे जो हमें मिलेगा, तो आगे इस तरह का परिणाम हमें मिलेगा। तो ये सोचना नहीं है कि सब कुछ प्री डेस्टाइन है, हम क्या कर सकते हैं, अभी तो ये सब है उसको भुगतना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है। हमें ध्यान में रखना है कि हम नई डेस्टिनी तो बना सकते हैं, जो है वो तो है, उसको ठीक है हम कुछ नहीं कर सकते, पर नई अच्छी डेस्टिनी तो हम जरूर बना सकते हैं। और उसका आधार हमारा वर्तमान कैसा है और हमारी मन की स्थिति कैसी है उसके ऊपर आता है। क्योंकि मन की स्थिति है वही हमेशा घटनाओं को आमंत्रण देती है। ये खास ध्यान में रखना ये बात कि जो कुछ हमारे सामने आ रहा है, जो जो घटनाएं बन रही है, उसका कारण हमारी मन की स्थिति है। जैसे कि मन की स्थिति ऐसी है, बहुत गुस्सा वाली है, मन के अंदर हमेशा कुछ न कुछ चलता ही रहता है, रेस्टलेस आदमी है, तो उसको देखोगे कि उसके सामने ऐसी ही चीज आती रहेगी। उसको गुस्सा दिलाने वाले बहुत सारे लोग आते रहेंगे, चीजें ऐसी बनती रहेगी जिससे उसको एक्सीडेंट होता है, कुछ चोट लगती है, ये होता है वो होता है। तो ये कोई प्रीडेस्टाइन नहीं है। फिर हम ऐसे कहेंगे कि नहीं नहीं मेरे नसीब में तो चोट खाना लिखा ही था तो मैं क्या करूं। तो ये एकदम बचकानी बात है। ये हमारी अंदर की मन की स्थिति जो है वो हमेशा चीजों को आजू बाजू से आमंत्रित करती रहती है। तो हमें हमारा जो खास करके साधक है उसका तो लक्ष्य जो है वो यही होना चाहिए कि हम हमारे मन को इतना शांत और कूल रखे कि बाहर की जो गलत जो चीजें है उसको हम गलती से भी आमंत्रण न दे दे, ताकि वो चीज फिर हमारे सामने आके खड़ी हो जाए। तो जैसा मन होगा इस तरह की चीजें सामने आती रहेगी। तो हम किसी का कसूर निकाल नहीं सकते, किसी को हम बोल नहीं सकते कि भाई क्योंकि उसने ऐसा किया इसीलिए मेरा ऐसा हुआ, ये कभी भी हम बोल नहीं सकते। जो जो हमारे सामने आता है वो कोई भी स्वरूप में आता है, सुख के रूप में आता है, दुख के रूप में आता है, सबका रिस्पॉन्सिबल खुद हम ही है और सिर्फ हम हैं। भगवान जो है उसको हम इसमें बीच में हम खींच नहीं सकते। उसने तो नियम बनाया है कि भाई तुम ऐसा करोगे तो फिर इस तरह का होगा। अब हम मन के अंदर ही इतनी अशांति क्रिएट करते हैं और फिर अपेक्षा रखते हैं कि बाहर भी सब कुछ ठीक ठाक चले, शांति वाला चले, तो कैसे होगा। हमारी अंदर की स्थिति को पहले ठीक करना पड़ेगा, तब जाके बाहर की स्थिति ठीक हो जाएगी। तो ये कुदरत का नियम है, उसको जब तक नहीं समझेंगे तब तक प्रॉब्लम यही रहेगी कि हम बाहर ठीक ठाक करने का प्रयत्न करेंगे, फिर क्या करेंगे, बाहर से सबको दबाने का प्रयत्न करेंगे, डोमिनेट करेंगे। हाँ, तो हमारा कोई सामना करता है, हमारे सामने कोई ये करता है, रिएक्ट करता है, तो उसको हम दबाने का प्रयत्न करेंगे। तो उससे कुछ नहीं होने वाला है, वो तो 2 गुना सामने आएगा। इसको हम नहीं चाहते कि ये स्थिति न हो, तो सबसे पहले हमारे अंदर से ये स्थिति को निकाल देनी पड़ेगी। ये सीधा साधा नियम है, ये हमें जानना पड़ेगा और इसको अप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके हमारे अंदर शांति आएगी और बाहर भी शांति आएगी। तो इस माने में ये जो है कि हमें बीच में न डिवाइन विल को लाना है कि न तो फिर ऐसा कहना है कि एंड येट वी से बी नॉट डिसीव्ड, गॉड इज नॉट मॉक्ड, एज यू सो शैल यू ऑल्सो रीप।
तो इस तरह हम एक एस्केपिज्म के लिए एक ऐसे कोटेशन या ऐसे वाक्य बना देते हैं कि भाई हमें हमें कि कोई ठग ना जाए वो देखना है, या भगवान की मस्करी नहीं करनी है, या जैसा बोओगे ऐसा पाओगे। ये इस तरह के सब फिर वाक्य बना लेते हैं, और कई बार हमारे जो सोकुल धर्मगुरु होते हैं वो ऐसा वाक्य थोप देते हैं, और फिर हम पैरट की तरह वही वाक्य हर जगह उपयोग करते रहते हैं, पर समझते नहीं इसके पीछे गहरी चीज क्या है और ये क्यों हो रहा है, वो हमें समझना चाहिए। When all the centers work in a harmonious manner so that they all coordinate and work jointly, तो जब अंदर हारमोनी बनती है हर एक सेंटर के बीच के अंदर, तो वो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट होके काम करने लगते हैं। एंड नो वन और ग्रुप ऑफ सेंटर्स डोमिनेट, इसके बाद में कोई एक दूसरे के ऊपर हावी होने का प्रयत्न नहीं करेंगे। Then the command given is correct and use of free will is never misused। तो उस समय फिर कोई जो कमांड दिया जाता है कोई भी सेंटर से, तो दूसरे उसका अपोज नहीं करेंगे, दूसरा उसको रिवर्स करने का प्रयत्न नहीं करेंगे, सब एक्सेप्ट करेंगे, और पूरा तंत्र जो है वो हारमोनी से चलेगा। और वो वही है कि अब हमने फ्री विल का सच्चा उपयोग करना सीख लिया, ऐसा इससे हम कह सकते हैं। So whenever an individual or the race will consciously learn the correct methods that will permanently keep the harmony of working of centers, will the free will be used more usefully। तो ये जब हम एक पूरी ह्यूमैनिटी है, ये इंडिविजुअल की तो बात है, पर जब पूरी ह्यूमैनिटी अगर ये सीख लेती है कि किस तरह ये चारों सेंटर के अंदर हारमोनी लाना है, और इससे जो हमारा जो कामकाज है या जो जीवन है वो ये पूरे हारमोनी से, चारों सेंटर की हारमोनी से हमें जीना है, तो एक जो है वो फ्री विल का फिर हम यूजफुल उसका उपयोग करना सीख गए, ऐसा हम कह सकते हैं। तो ये कैसे होगा फ्री विल का यूज या पूरी ह्यूमैनिटी, तो उसके लिए तो धीरे धीरे करके तावरिया जी का भी यही था पूरा प्रोग्राम कि भाई लोग धीरे धीरे करके 3 स्टेप करे, रिफाइनिंग करे, थोड़ा बहुत चालू तो एक बार कर दे तो उनके अंदर अपने आप में करेक्शन होता जाएगा। ये जो सेंटर्स का जो ये आमने सामने होता है, सेंटर्स के अंदर हारमोनी नहीं है, तो धीरे धीरे करके, चाहे लंबा समय लगे चाहे कितना भी समय लगे, पर धीरे धीरे करके ये सेंटरों के अंदर एक हारमोनी आती जाएगी। तो ये जो तावरिया जी का भी एक यही इच्छा थी, और इसीलिए उन्होंने 3 स्टेप रिफाइनिंग तो पूरी ह्यूमैनिटी को दिया कि जो भी करेगा उसके अंदर इस तरह का चेंजेस धीरे धीरे करके आएगा। तो ये ह्यूमैनिटी के अंदर आना बहुत जरूरी है। इंडिविजुअल लेवल के ऊपर तो होता रहता है कामकाज, पर ह्यूमैनिटी में अंदर चेंज आ जाता है तो ह्यूमैनिटी एक स्टेप आगे निकल जाती है। वी मस्ट रिमेम्बर दैट वॉट एवर वी यूज फ्री विल well or otherwise, nature's law will keep on working unfailing, and the sooner we accept the responsibility of all our destiny, the better। तो ये हमें जानना है, समझना चाहिए कि भाई फ्री विल जो है उसका हम उपयोग करते हैं, राइट यूज करते हैं या रॉन्ग यूज करते हैं। जो कुदरत का जो है वो जो काम करने का तरीका है वो तो अपने आप में चलता ही रहेगा। हाँ, हमारे लिए ये बेनिफिशियल है कि फ्री विल का राइट यूज करते हैं तो हमें वो ज्यादा बेनिफिशियल है, रॉन्ग यूज करेंगे तो उसका परिणाम उल्टा आएगा। पर कुदरत जो है वो तो अनफेलिंगली ये सब काम करती रहती है, जो जिस तरह हम करते हैं उसके मुताबिक उसको जो करना है, उसके सामने जो देना है या जो भी है कुछ, तो वो इस तरह का जो रिजल्ट जो है वो आता रहेगा उसके लॉ के मुताबिक। तो हमें तो अपनी डेस्टिनी की जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें खुद लेनी है। हम कभी भी ऐसा नहीं कह सकते कि अरे भगवान ने ये दुख मुझे दिया है। नहीं, भगवान ने दुख दिया नहीं है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो हम लेते नहीं है। हकीकत में तो जो दुख का कारण हम खुद ही है,
ये अगर हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, मान सकते हैं, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई सवाल ही नहीं है। पर हम ये एक्सेप्ट करते नहीं है, ये बहुत मुश्किल है कि कहीं हमारा कसूर है। इस तरह हमारा जो अहम है वो ऐसा मानने के लिए तैयार ही नहीं होता है, वो हमेशा हमें मजबूर करता है और हम दूसरे का ही जो है कसूर ढूंढते रहते हैं। और ये जो यहाँ जो है वो यहाँ डेस्टिनी की बात है, वो वर्तमान में जो हम अभी कर रहे हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर, तो वो हमारी अभी ये हम एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जो भाई ये आया है, रिजल्ट आया है, वो हमारी जो डेस्टिनी जो थी, मतलब कि जो प्री डेस्टाइन था, इसका आज रिजल्ट आ रहा है वो प्री डेस्टाइन का है। अब जो आने वाला रिजल्ट है वो फिर हम आज क्या करेंगे उसके ऊपर उसका आधार रहेगा। ये जितना जल्दी जान लेते, समझ लेते हैं, इतना जल्दी अच्छा है। In the Gita, Lord Krishna tells Arjuna, the Lord does not accept responsibility for any man's sin or merit. तो यहाँ देखो, हम कहते हैं कि भगवान ने दुख दिया है। अब यहाँ भगवान स्पष्ट कहते हैं गीता के अंदर कि न मैं किसी का पाप का या न किसी के पुण्य का मैं जवाबदार नहीं हूँ। आप जो करते हैं वही आप फिर से वही पाते हैं। तो आपको आप जो सीन एंड मेरिट वो पुरानी भाषा है, पाप पुण्य वो पुरानी भाषा में बताया है। हकीकत में ये हमारा ये है आज की भाई हम इमोशनल सेंटर से जी रहे हैं या इंटेलेक्चुअल सेंटर से। इमोशनल सेंटर और सेक्स सेंटर से जीते हैं तो उसको पुरानी भाषा में हम सीन कहेंगे, पाप कहेंगे, और नई और जो इंटेलेक्चुअल सेंटर है उसको हम पुण्य कहेंगे, मेरिट कहेंगे। तो यहाँ गीता भी यही कहती है कि मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, आप जो कर रहे हैं, क्योंकि आपको फ्री विल दिया है। आपको किसने बोला कि आप खराब कर्म करो? आपके अंदर तो फ्री विल तो है, आप इसका उपयोग करो और अच्छा कर्म करो। पर हम फ्री विल का उपयोग नहीं करते हैं क्योंकि हमारा अभी इस तरह का ट्रेनिंग नहीं है हमारे माइंड को, हमारे ये सेंटर्स को। तो हम गलत काम भी बीच में करते रहते हैं, तो फिर उसका परिणाम ऐसा ही आएगा। तो वो तो हमें एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा। Men are deluded because in them wisdom is submerged in ignorance. क्योंकि व्यक्ति जो है वो भ्रांति में जी रहा है, और भ्रांति में जी रहा है उसका कारण क्या है कि उसका जो विजडम है, उसके अंदर जो सत्व जो पड़ा हुआ है वो इग्नोरेंस, अज्ञान के अंदर डूबा हुआ है। तो हमारे अंदर सत्व तो है, हमारे अंदर विजडम तो पड़ा हुआ है ओरिजिनली, पर क्योंकि अज्ञान का एक लेयर इसके ऊपर आ गया है तो इसकी वजह से वो विजडम जो है वो अंदर डूब गया है। और दूसरी तरह देखेंगे तो हम ये इंटेंसिटी के अंदर भी तावरे जी ने बताया ना कि भाई विजडम यूनिट कब बनता है, तो इतना सारा अंडरस्टैंडिंग का यूनिट बनता है, उसके बाद में विजडम का यूनिट बनता है। तो सत्वगुण इतना ज्यादा बढ़ता है तब जाके विजडम का यूनिट बनता है। तो उस माने में भी हम कह सकते हैं कि भाई हमारे अंदर अभी अज्ञान ही इतना है, तो फिर वो विजडम तो अभी हमने इतनी इंटेंसिटी इकट्ठा नहीं की है कि हम हमारा विजडम का यूनिट इतना बन पाए। हमारे अंदर अभी तो जो अज्ञान है वो ही, क्योंकि हमने इतनी ज्यादा पॉजिटिव इंटेंसिटी इकट्ठी नहीं की है, इसलिए हमें अज्ञान से जीना पड़ता है। फर्दर, should we remain in a particular center or a group of centers, and should the resultant intensity be of a particular pitch? It has a marked effect on the physical body. What we term sickness or disease spring up. तो जब हमारे अंदर इंटेंसिटी एक पर्टिकुलर पिच के ऊपर होती है, मतलब इंटेंसिटी अब कितनी है, तो अगर मानो कि माइनस रिजल्टेंट इंटेंसिटी हाई है तो फिर जो हमारा बॉडी के अंदर लक्षण आएंगे उसको हम बीमारी कहेंगे। इसी तरह अगर प्लस हाई इंटेंसिटी है तो हमारा बॉडी के अंदर और अच्छे लक्षण आएंगे, हमारा बॉडी एक स्फूर्ति वाला होगा, उसके अंदर एक लाइटनेस होगी, काम करने में मजा आएगी, दिन भर में आनंद रहेगा, क्योंकि अब हाई प्लस इंटेंसिटी बन गई है। पर जिसके अंदर ये हाई प्लस इंटेंसिटी नहीं बनती है और माइनस हाई इंटेंसिटी बन जाती है तो वो फिर डिसीज के रूप में वो बाहर आती है। तो ये भी एक समझना जरूरी है कि भाई इंटेंसिटी जो है वो
जब जब बनती है, मतलब डिकोडिंग होता है और जो इंटेंसिटी बनती है उसका प्रभाव हमारे शरीर के ऊपर भी पड़ता है। आजकल क्या है कि डिसीज होता है तो हम तो खाली गोली खाना जानते हैं कि ये दवा खा लो और सब ठीक ठाक हो जाएगा। अब हमें ये पता नहीं है क्योंकि हमारा ये डिकोडिंग गलत हुआ है और इसकी वजह से जो पूरा जो एक विचार बना, विचार प्रक्रिया बनी और उसकी वजह से जो इंटेंसिटी बनी, नेगेटिव इंटेंसिटी बनी, वो रूट कॉज है ये बीमारी का। यहाँ तक तो कोई साइंस अभी तक तो गया ही नहीं है। तो हम तो अभी क्या करेंगे कि प्रॉब्लम आया तो दवा खा लेंगे तो शरीर को थोड़ा ठीक ठाक कर लेते हैं, पर वो तो वहाँ वो जो रिजल्ट माइनस इंटेंसिटी तो वहाँ पड़ी है, इसीलिए वही रोग दोबारा 3 बार 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 वो डिसीज आता रहता है, वो क्योर नहीं होता है क्योंकि वो उसकी जड़ जो वहाँ है उसको हमने ठीक नहीं की है। तो योग जो है वो कितना गहरा काम करता है, मानो कि एक शरीर के भी अंदर रोग आता है, उसका भी अगर हमने वो माइनस जो हाई इंटेंसिटी है उसको ठीक ठाक कर लिया तो रोग अपने आप में चला जाएगा। तो योग जो है वो इतनी गहराई से काम कर रहा है, इसीलिए योग की इतनी वैल्यू है। अब जो हमने पेज नंबर 89 के ऊपर चार्ट 1 के जो 8 ये पॉइंट्स देखे थे, उसके अंदर माइनस या प्लस इंटेंसिटी कौन से सेंटर के अंदर कितनी है वो बताया था। अब 9 नंबर यहाँ से फिर आगे वो बताते हैं ये सेंटरों के बारे में। ये भी एक समझने जैसा है कि जो जो हमें डिसीज होता है उसके अंदर जो माल फंक्शन सेंटर का है वो कितना रिस्पॉन्सिबल है, ये बहुत समझने जैसी चीज है। आपको ख्याल नहीं आएगा कि आपका सेंटर गलत ढंग से काम करते हैं तो आपको किस तरह डिसीज आ सकते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है ये पॉइंट्स। अब 9 नंबर में कहते हैं शुद्ध इमोशनल एंड सेक्स सेंटर टुगेदर have a marked high minus resultant intensity for a prolonged period. It creates the criminal or animal type group of people or individual. तो यहाँ अब यहाँ बताते हैं कि भाई हमारे समाज के अंदर जो क्रिमिनल्स होते हैं या ऐसा एक ग्रुप होता है तो उसकी उसकी अगर हम मेंटालिटी इन शॉर्ट में कहना चाहे तो क्या हो सकती है, तो अगर सेंटर वाइज समझे तो उन लोगों के अंदर इमोशनल और सेक्स सेंटर्स की जो है हाई माइनस रिजल्टेंट इंटेंसिटी बनी होती है और लंबे समय से बनी होती है। तो हाई माइनस रिजल्टेंट इंटेंसिटी जब लंबे समय तक बनी रहती है तो व्यक्ति धीरे धीरे वो गुनहगार बन जाता है। वो व्यक्ति भी हो सकता है और इस तरह का जो पूरा ग्रुप है वो भी हो सकता है, और गुनहगार हो सकता है या फिर एनिमल टाइप, मतलब कि जंगली एक स्थिति का व्यक्ति बन सकता है, उसके अंदर जंगली टाइप का एक उसकी माइंड सेट हो जाएगा। तो ये इमोशनल सेक्स सेंटर का माइनस हाई माइनस रिजल्टेंट इंटेंसिटी। अब शुद्ध सेक्स सेंटर भी predominant and the intensity minus, we have the morbid and homosexual prone to sex crimes। अब सेक्स सेंटर्स के अंदर जो है वो इंटेंसिटी माइनस होती है उसके अंदर, तो व्यक्ति के अंदर विकार उत्पन्न होते हैं और होमोसेक्सुअल मेंटालिटी उसके अंदर आती है। तो ये भी एक व्यक्ति के अंदर जो एक उसके एक्ट के अंदर क्यों क्या आ रहा है उसके अंदर से हम उसकी मेंटालिटी जो समझ सकते हैं या उसकी सेंटर अभी उसका सेंटर किस तरह काम कर रहा है वो हम समझ सकते हैं। प्रीडोमिनेंट मीन्स सेक्स एट -6000 to 8000 एवरेज। तो यहाँ जब प्रीडोमिनेंट ये सेंटर सेक्स सेंटर होता है तो उसके अंदर बहुत हेवी माइनस इंटेंसिटी बनती है, मतलब 8000 तो है उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है, तो उसकी मैक्सिमम माइनस कैपेसिटी वो कवर कर लेता है। तो 6000 to 8000 इन व्यक्तियों के अंदर होता है कि जिसके अंदर इस तरह का विकृति आ जाती है। Should the emotional center be predominant and the intensity be a small minus, we have the complaining idealistic people with the faiths। Predominant means intellectual at -2000 एवरेज। अब कोई व्यक्ति है उसके अंदर इमोशनल सेंटर है, उसके वो इमोशनल सेंटर थोड़ी माइनस के अंदर गया है तो वो आइडियलिस्टिक बन जाएगा, वो आदर्शवादी सो कॉल्ड आदर्शवादी बन जाएगा, नहीं ऐसा ही होना चाहिए, ये अच्छा है ये अच्छा नहीं है, इस तरह का। और
सनकी हो जाएगा, धुनी हो जाएगा, फेड। वो एक सनकी की तरह व्यवहार कर। हम देखते हैं कई लोग इमोशनल जो बहुत इमोशंस के अंदर ज़्यादा डूबे हुए लोग, या जिसको हम ओवर सेंसिटिव कहते हैं, ऐसे लोग की ये ऐसा सनकी होते हैं। और वो लोग कभी कभी जो धर्म में मानते हैं उसके अंदर भी इतनी ये सनक घुस जाती है कि नहीं, ये हमारा धर्म है और इसमें तो ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही ठीक है, इसके अलावा सब कुछ गलत है। तो ये ऐसी व्यक्ति जो है इमोशनल, उसमें उसके अंदर थोड़ी माइनस इंटेंसिटी होती है, और उसका जो एवरेज जो है वो इंटेलेक्चुअल में -2000 हो सकता है। ये इंटेलेक्चुअल गलत शब्द लगता है इसके अंदर। ये भाव इमोशनल सेंटर की बात है। अब 12th नंबर, should neither the emotional nor the sex center dominate, and yet the intellectual center be below the average, we have the stupid type. अब एक मूर्ख व्यक्ति है, स्टूपिड व्यक्ति है, तो उसके अंदर क्या हो सकता है कि उसके अंदर सेक्स सेंटर और इमोशनल सेंटर इंटेलेक्चुअल के ऊपर डोमिनेट तो नहीं कर रहा है, पर इंटेलेक्चुअल सेंटर खुद थोड़ा बिलो लेवल के ऊपर है। तो दूसरी तरह कहें तो भाई एक व्यक्ति के अंदर जो थोड़ी बुद्धि थोड़ी कम है, इंटेलेक्चुअल सेंटर काम नहीं कर रहा है, तत्वगुण भी कम है और बुद्धि भी उसके अंदर कम है, तो उसका जो है वो स्टूपिड, वो मूर्ख की तरह वो काम करेगा। और उसके अंदर इमोशनल सेक्स सेंटर का डोमिनेंट नहीं है, फिर भी वो स्टूपिड टाइप होता है। द सेक्स सेंटर डज नॉट डोमिनेट बट इन इट्स ओन सेंटर इज ए हाई माइनस। तो ये ऐसी व्यक्ति, स्टूपिड व्यक्ति के अंदर क्या हो सकता है कि सेक्स सेंटर जो है उसने डोमिनेट नहीं किया है इंटेलेक्चुअल को, पर अपने अंदर उसकी हाई माइनस रिजल्टेंट इंटेंसिटी हो सकती है। मतलब ज्यादा 4000, 5000, 6000 और ज्यादा से ज्यादा 8000 माइनस। लाइक द फॉर्मर, द इंटेलेक्चुअल सेंटर इफ नॉट डोमिनेटेड बाय अदर सेंटर्स is nearly normal, but the emotional center is a very high minus in its own center. We have the debit accounts. अब डेबिट अकाउंट माने क्या? एनर्जी सब निकल गई। अब एनर्जी का जो है एनर्जी નું ધોવાણ થઈ ગયું। तो ऐसी व्यक्ति जो है कि जिसके अंदर इंटेलेक्चुअल सेंटर के ऊपर कोई किसी का डोमिनेशन नहीं है, पर इमोशनल सेंटर अपने आप में हाई माइनस इंटेंसिटी के अंदर है, तो हमारे अंदर जो एनर्जी है वो ड्रेन हो जाती है। तो ऐसे व्यक्ति हम देखते हैं कई लोग एकदम रिजिड होते हैं, उनको कोई ना आर्ट के अंदर इंटरेस्ट होता है, ना आर्ट, ना फिलोसॉफी, ना म्यूजिक, ऐसे एकदम रिजिड व्यक्ति होते हैं, ना उन लोगों के अंदर कोई एस्थेटिक सेंस होती है। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं उसके अंदर ये डेबिट अकाउंट चल रहा है। डेबिट अकाउंट का मतलब ये समझना है कि उसके अंदर इमोशनल एनर्जी ही नहीं पड़ी है, कुछ इमोशनली वो सेंस ही नहीं कर सकता है। नदी किनारे जाता है तो वो इमोशनली नदी को फील नहीं कर रहा है कि यहाँ देखो ये नदी बह रही है, कितनी सुंदर है। कुछ भी देखता है, सनसेट देखता है, सनराइज देखता है, उसके अंदर कोई फीलिंग नहीं आती है। तो ऐसी व्यक्ति के अंदर जो ये डेबिट अकाउंट हो गया, इमोशनल एनर्जी ड्रेन हो गई। अभी भी एक ब्रेक आ सकता है। 14th, like the above, but instead of emotional center, the sex center has very high minus intensity. Then instead of debit account, we have mental sex indulgence. तो जो एक कई लोगों के अंदर मेंटल सेक्स इंडल्जेंस होता है, मतलब मेंटली एक डे ड्रीमिंग जो है उसका इमेजिनेशन सेक्स का दिन भर में चलता रहता है कई लोगों के अंदर। तो उन लोगों के अंदर क्या होता है कि सेक्स सेंटर की वेरी हाई माइनस इंटेंसिटी इसके अंदर होती है, और इमोशनल सेंटर तो वो नॉर्मली होता है। पर सेक्स सेंटर के अंदर जब ऐसा होता है, तब जब इमोशनल सेंटर के अंदर होता है तो डेबिट अकाउंट हो जाता है, सेक्स सेंटर के अंदर ऐसा होता है तो ये जो है इस तरह का एक इमेजिनेशन चलता रहता है, और इसकी वजह से ये एकदम ये हो जाती है, एनर्जी माइनस के लेवल के अंदर चली जाती है।
15th, if the intellectual center is normal and not dominated and the sex center has plus intensity, we have the deaf and mute. अब ये बात समझना बहुत मुश्किल है कि यहाँ जो है वो इंटेलेक्चुअल सेंटर नॉर्मल है, डोमिनेट नहीं हो रहा है, और सेक्स सेंटर भी प्लस है, फिर भी व्यक्ति वो बहराम होगा कैसे है, तो उसका जरा एक्सप्लेनेशन समझना ढूंढना बहुत मुश्किल है। ये मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि भाई प्लस इंटेंसिटी होने के बावजूद एक व्यक्ति में ये खामी किस तरह की है, वो जरा समझना मुश्किल है। 16. When the intellectual center's intensity is normal and is not dominated but the emotional center is a little minus, we get certain allergy to food. अब कई लोगों के अंदर जो फूड होता है, आहार होता है, उसके प्रति एक एलर्जी होती है, कुछ फूड वो लोग खा नहीं सकते, एलर्जी उनसे हो जाती है, तो उसका जो है वो उसके अंदर जो होता है वो इंटेलेक्चुअल सेंटर जो है वो नॉर्मल है, पर इमोशनल सेंटर के अंदर थोड़ी माइनस इंटेंसिटी रहती है। अब ये एक स्टडी का विषय है, ये सब हमें देखना चाहिए हमारे अंदर और दूसरे व्यक्तियों के अंदर, क्योंकि भाई व्यक्ति हमारे फैमिली के अंदर किसी को भाई ये फूड की एलर्जी है या किसी को कुछ ऐसी चीज़ है, आगे आएंगे कैंसर जैसी चीज़ भी आगे आ जाएगी, तो ऐसा कुछ है तो उसके अंदर क्या हो सकता है ये हम यहाँ कुछ समझ सकते हैं। 17. If the intellectual center's intensity is normal and is not dominated by the sex center and is a little high minus, the emotional a little below normal, we have various kinds of skin disease. तो एक व्यक्ति के अंदर स्किन डिसीज अलग अलग रूप में, सोरियासिस से लेके कुछ तो गंभीर होते हैं, सोरियासिस जैसे तो बहुत मिटने में मुश्किल होते हैं, और दूसरे अलग अलग टाइप के स्किन डिसीज जो होते हैं। तो ऐसे डिसीज का कारण क्या है, उसके अंदर इंटेलेक्चुअल सेंटर नॉर्मल है, उसके ऊपर किसी का डोमिनेशन भी नहीं है, पर सेक्स सेंटर जो है वो हाई माइनस के अंदर है, थोड़ा हाई माइनस उसके अंदर है, और इमोशनल सेंटर भी जो है वो थोड़ा बिलो नॉर्मल है, मतलब वो भी थोड़ा माइनस के अंदर है। तो ऐसी व्यक्ति के अंदर ये स्किन डिसीज होते हैं। फिर से कहता हूँ कि ये सब ये जो है वो सब ये इनफैक्ट ये रिसर्च का एक पूरा एक सब्जेक्ट है, ये एक पूरा वर्क है, कोई इसके ऊपर भी रिसर्च भी कर सकता है। 18. If the sex center is high minus intensity in its own center and the other centers are normal and non-interfering, we have the disease like TB, cancer and leprosy. This high minus sex intensity is intensity of the suppressed sex urge. अब कई लोग कहते हैं कि भाई ये इंटेंसिटी चार्ट के चैप्टर से उसमें बहुत कुछ इंटरेस्ट नहीं आता है, बहुत जमता नहीं है, थोड़ा का ये ड्राई लगता है, पर हकीकत में ये कितना इंटरेस्टिंग है। आप ये सब देखोगे समझोगे तो कितना इंटरेस्टिंग चीज़ है, इसके अंदर हम अच्छा स्टडी कर सकते हैं और व्यक्ति को भी जान सकते हैं, हमारे अंदर क्या चल रहा है ये भी जान सकते हैं। तो ये इंटेंसिटी का जो है वो सच में बहुत उपयोगी चीज़ है, जानने लायक चीज़ है, वो कोई ड्राई चीज़ नहीं है। पर जिनको फिलोसॉफी में रस पड़ता है उन लोगों को फिर ऐसी चीज़ों में रस नहीं पड़ता, क्योंकि ये बहुत प्रैक्टिकल चीज़ है। तो 18 का हम पढ़ रहे थे और बीच में ये डिस्कनेक्ट हुआ, फिर से 18 का हम पढ़ लेते हैं। इफ द सेक्स सेंटर इज हाई माइनस इंटेंसिटी in its own center and the other centers are normal and non-interfering, we have the diseases like TB, cancer and leprosy. अब देखो कई लोगों का आजकल तो हम बहुत बार लोगों को सुनते हैं कि इसको कैंसर हो गया, उसको कैंसर हो गया। टीबी तो भी आजकल के ज़माने में कम हो गया है, पर ये कैंसर का बढ़ चुका है, और डिफरेंट काइंड का कैंसर जो है, अलग अलग ऑर्गन्स का ये कैंसर होता है। तो उनके लोगों के अंदर क्या होता है कि सेक्स सेंटर हाई माइनस इंटेंसिटी के अंदर होता है अपने अंदर, एंड अदर सेंटर्स आर नॉर्मल एंड नॉट इंटरफियरिंग।
तो खाली ये सेक्स सेंटर जो है उसके अंदर ही हाई माइनस इंटेंसिटी जब ज़्यादा बन जाती है और एक सप्रेस जब सेक्स होता है, उन लोगों के अंदर ये एक कैंसर जैसी बीमारी होने की संभावना बन जाती है। दूसरा सेंटर तो उसमें नॉर्मल होते हैं, पर ये सेक्स सेंटर बहुत खतरनाक है, कई गंभीर बीमारी को ला सकता है, क्योंकि अगर इसको हम सही ढंग से टैकल नहीं करते हैं और उसको हम सुधार नहीं सकते, उसको प्योरीफाई नहीं कर सकते, तो वो बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो यहाँ जो है वो सेक्स सेंटर हाई माइनस इंटेंसिटी के अंदर है। दिस हाई माइनस सेक्स इंटेंसिटी इज इंटेंसिटी ऑफ द सप्रेस सेक्स अर्ज। तो सेक्स की अर्ज जो है व्यक्ति के अंदर, पुख्त व्यक्ति है और उसके अंदर सेक्स की अर्ज है, उसको जब बार बार सप्रेस होती रहती है किसी कारण से, तो ये जो चीज है वो हाई माइनस इंटेंसिटी बन जाती है और इससे कैंसर जैसे रोग आ सकते हैं। तो इसीलिए जो ये जो सेक्स है वो ना सप्रेस होना चाहिए ना इंडल्जेंस होना चाहिए। इसीलिए चावड़िया जी गृहस्थाश्रम को बेस्ट मानते थे कि भाई एक गृहस्थी व्यक्ति जो है वो जो है वो साधना अच्छी तरह कर सकता है अगर बैलेंस कर सकता है तो उसको ना कोई चीज के अंदर ज्यादा इन्वॉल्व होना है, ज्यादा इंटेलिजेंस उसमें नहीं होना चाहिए, न सप्रेशन होना चाहिए। तो गृहस्थाश्रम के अंदर साधना और अच्छी हो सकती है। और लास्ट वन, should the intellectual center be a high plus intensity and balance? The sex balances the sex and emotional centers. The resultant is a great plus. अब देखो ये हमारा लक्ष्य है 19th वाला जो है, ये हर एक साधक का लक्ष्य होना चाहिए कि क्या होना चाहिए कि इंटेलेक्चुअल सेंटर बी ए हाई प्लस इंटेंसिटी, हाई प्लस इंटेंसिटी में आ गया और वो दूसरे जो सेक्स और इमोशनल सेंटर को बैलेंस कर रहा है। द रिजल्टेंट इज ग्रेट प्लस। तो यहाँ रिजल्टेंट इंटेंसिटी ग्रेट प्लस में बन जाएगी, मतलब हम अच्छी सी कमाई कर लेंगे यहाँ अगर इतना ये बन चुका तो इसके लिए अच्छी तरह साधना करनी चाहिए। 3 स्टेप रोजाना 7-8 घंटा तो करना चाहिए। रोज 7-8 घंटा करोगे तो धीरे धीरे करके ये हाई प्लस इंटेंसिटी इंटेलेक्चुअल सेंटर की बननी चालू हो जाएगी। इतना मेहनत करना पड़ेगा। रोज 7-8 घंटा 3 स्टेप करो, रिफाइनिंग करो, फेज जो कर रहे हैं वो सिंसियरली करो, ये सब करोगे और दिन भर में बाकी जो है सेल्फ ऑब्जर्वेशन के लिए लेकर अपने अंदर क्या चल रहा है, कौन से सेंटर क्या किस तरह रोल कर रहा है, ये सब हमारा जब दिन भर में इस तरह की एक्सरसाइज या इस तरह का हमारा अंदर चालू होता है तो निश्चित रूप में हम प्लस इंटेंसिटी इंटेलेक्चुअल सेंटर की धारण कर सकते हैं। इट डिपिक्ट्स ए वेल बैलेंस्ड माइंड एंड ए वेल बैलेंस्ड लाइफ with inner ceaseless strife and effortlessly the person maintain mental poise। अभी एक अंदर समता आ गया, एक बैलेंस आ गया। ऐसे व्यक्ति के अंदर जिसके अंदर ये इंटेलेक्चुअल सेंटर हाई प्लस है, उसके अंदर सब वेल बैलेंस माइंड है, वेल बैलेंस उसकी लाइफ है और अंदर जो ये जो स्ट्राइफ है उसके अंदर जो संघर्ष चल रहा है वो अभी शांत हो गया, अभी वो सब बंद हो गया और वो मेंटल पीस से मेंटल पोइज मेंटल बैलेंस से मेंटल इक्विलिब्रियम से वो अभी जी रहा है। तो ये हमारा साधक का लक्ष्य ये होना चाहिए कि कम से कम इतना तो हम कर सके कि इंटेलेक्चुअल सेंटर में हम हाई प्लस इंटेंसिटी बनाए ताकि हमारा जो लाइफ जो है वो बैलेंस में आ जाए, हमारे सेंटर बैलेंस में आ जाए और हमारे अंदर रिएक्शन ना उठे, हमारे अंदर नेगेटिविटी ना आए। तो उल्टा भी एक रास्ता है कि भाई ये नेगेटिविटी के ऊपर काम करो और फिर ये पॉजिटिव बनो, और दूसरा ये रास्ता है कि भाई साधना करते जाओ, अपने आप में ये नेगेटिविटी सब कम होता जाएगा। तो तावड़िया जी का जो टीचिंग था उसका ये था, वो ज़्यादा ये नहीं कहते थे कि ये मत करो वो मत करो, गुस्सा मत करो, नेगेटिव मत बनो, नेगेटिव इमोशंस को एक्सप्रेस मत करो, ये कुछ वो कहते नहीं थे, क्योंकि उनको पता था कि जो सिंसियर साधक है जो करता जाएगा उसके अंदर एक दिन ये रिजल्ट आने वाला है, इट इज बाउंड टू हैपन। वो नहीं कहते थे कि तुम दिन भर में सेल्फ ऑब्जर्वेशन करो, क्योंकि उनको पता था कि अगर ये इसका 3 स्टेप अच्छी तरह चलने लगेगा तो उसके अंदर सेल्फ ऑब्जर्वेशन चालू हो ही जाएगा।
कुछ करने और ज़्यादा कुछ करने की जरूरत, अपने आप में ये जो है वो होना है, करना कम है और होना जो है हैपनिंग, डूइंग एंड हैपनिंग, ये दो चीज होती है। तो डूइंग जो है वो कितना करना है इसका हमारे अंदर एक सेंस होना चाहिए, और डूइंग से फिर ऐसी चीज बन जानी चाहिए कि अभी ये हैपनिंग हो रहा है हमारे अंदर, ये अभी चीज बन रही है, अभी ये गुस्सा है ही नहीं हमारे अंदर सेल्फ ऑब्जर्वेंस तो बन रहा है, हो रहा है अंदर। तो इस तरह की स्थिति बन जानी चाहिए, और ये तावड़िया जी का टीचिंग यही था। वो इसीलिए तुम देखो कि हर समय वो प्रैक्टिस के ऊपर भार देते थे, ज्यादा बात नहीं करते थे, बस हमेशा कहते थे कि ये कर लो वो कर लो। शुरुआत तो खाली 7 मिनट से कराते थे कि अरे खाली 7 मिनट तो तुम करो। अभी मैं कायावरण की उनका वीडियो देखता था तो अरे 7 मिनट 6 महीना 7 मिनट करके आओ ना, बहुत फर्क आप महसूस करोगे, फिर आगे देखेंगे। तो इतनी तरह धीरे धीरे करके वो आगे ले जाते थे। और ये सही जो मास्टर होता है उसका जो टीचिंग होता है ये इस तरह होता है, धीरे धीरे करके ले जाता है। वो ज्यादा दबाव नहीं डालता है साधक के ऊपर, वो करो ये करो, ये वो ज्यादा नहीं कहते हैं, रियल मास्टर होते हैं वो। नोट्स, it should be noted that though it appears to give the same result, the difference between the intensities of different centers result in the final resultant intensity, which in effect or quality or behavior is dominated or colored by the center with high intensity, and yet the mathematical score of the resultant intensity is different. तो यहाँ जो है वो अलग अलग हम जानते हैं कि भाई इंटेंसिटी अलग अलग हमारी जो इंटेंसिटी किस तरह बनती है, रिजल्टेंट इंटेंसिटी किस तरह बनती है कि अलग अलग सेंटरों के अंदर हमारे जो प्लस माइनस होता है, इससे रिजल्टेंट इंटेंसिटी बनती है, वो तो हम समझ चुके हैं। तो इस तरह जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी बनती है वो इसका जो एग्जांपल है यहाँ देते हैं। जैसे ये एग्जांपल से हम समझते हैं कि द इंटेलेक्चुअल इज +2000 एंड सेक्स इज -6000। अब क्या है यहाँ कि इंटेलेक्चुअल सेंटर के अंदर +2000 बना है, अभी डिकोडिंग हुआ और क्या हुआ, रिजल्ट बना कि इंटेलेक्चुअल के अंदर +2000 बना और सेक्स सेंटर के अंदर -6000 बन गया। The interplay of centers results in the resultant being -4000। अब यहाँ +2000 और -6000 है, उसको हम ये करेंगे तो क्या आएगा, -4000 आएगा। इंटेलेक्चुअल में से ये सेक्स को हमने बात किया तो -4000 रिजल्टेंट बन गया। नो कमांड इश्यूड बाय इंटेलेक्चुअल बट कलर्ड सेक्स डोमिनेशन और क्वालिटी और इफेक्ट। तो यहाँ और कोई इंटेलेक्चुअल सेंटर का ऊपर सेक्स का डोमिनेशन, क्या कहना चाहते हैं, तो ये जो सेक्स सेंटर है उसका अभी ये जो 4000 -4000 बना वो सेक्स सेंटर का बन गया। Yet if we have an intellectual +2000 issuing a command dominated by sex center with -6000, the intellectual first change to -2000 and then the result is 8000। अब क्या होता है कि ये सेक्स सेंटर जो है वो इंटेलेक्चुअल सेंटर के अंदर 2000 की अभी तो कमाई है +2000 की, पर वो एक डोमिनेट करता है और एक कमांड उसके अंदर देता है, मतलब कि इंटेलेक्चुअल सेक्स सेंटर इंटेलेक्चुअल पर हावी होता है, उसको कमांड देता है। तो क्या होगा कि सेक्स सेंटर के अंदर 2000 पड़ा है वो पहले माइनस हो जाएगा, और अभी क्या हुआ कि 6000 माइनस तो था उसके अंदर -2000 बन गया तो 8000 हुआ। ये दो स्थिति बताते हैं। जो पहली स्थिति जो है वो उसके अंदर +2000 इंटेलेक्चुअल की है और -6000 सेक्स की है।
तो यहाँ जो है वो कमांड नहीं दिया है, तो यहाँ सिंपल -4000 होता है। अब यहाँ जो है वो इंटेलेक्ट यहाँ कमांड देता है सेक्स, तो क्या होता है कि 2000 जो है प्लस का वो भी माइनस हो जाता है, और जो 6000 था उसके अंदर ये उसके अंदर ऐड हो गया, मतलब -8000 हो गया। आई होप कि आप ये समझते हैं। तो इस तरह ये रिजल्टेंट इंटेंसिटी बनती रहती है, किसी के अंदर प्लस होती है, किसी के अंदर माइनस होती है। तो इस तरह माइनस का स्कोर ज़्यादा बनता है तो फिर वो माइनस रिजल्टेंट इंटेंसिटी कहलाती है। द इंटेलेक्चुअल हैड इश्यूड ए कमांड विच द सेक्स सेंटर हैज़ रिवर्स। तो जब ये कंडीशन ये -2000 की कब आई कि इंटेलेक्चुअल सेंटर ने ये कमांड तो किया पर वो सेक्स सेंटर ने रिवर्स कर दिया, इसीलिए उसका वो जो 2000 था वो भी उसका गया, ये सेक्स सेंटर के अंदर आ गया, मतलब ये इतनी रिजल्टेंट इंटेंसिटी बन गई। तो यहाँ रुकते हैं, आज बहुत सारी बातें हो गई हैं, तो यहाँ थोड़ी रुकते हैं, और कोई प्रश्न है तो ले लेते हैं, फिर नेक्स्ट टाइम आगे बात करेंगे। बोलो, किसी को प्रश्न है कुछ? यहाँ रिकॉर्डिंग भी मेरा ख़त्म हुआ और बैटरी भी ख़त्म होने जा रही है लैपटॉप की। बोलिए, और कोई प्रश्न नहीं है तो बंद कर देते हैं। नमस्ते दारा साहब। नमस्ते, बोलिए। अगर ये इंटेलेक्चुअल सेंटर जो है जी वो माइनस में जाता है, हाँ, अगर साधक रेगुलर प्रैक्टिस करता है, जी, वर्षों बरस प्रैक्टिस करता है, ज्यादा कुछ नहीं करता है, त्रियसर भी करता है, जी, डिफाइनिंग करता है, जी, तो भी ये माइनस में जा सकता है? नहीं, फिर माइनस में कैसे जाएगा? ये जो चीज़ है रिफाइनिंग 3 स्टेप है, वो तो सत्व गुण को बढ़ाने के लिए है। इंटेलेक्चुअल सेंटर माने सत्व गुण। तो जब आप 3 स्टेप करते हैं ज़्यादा, अभी तो मैंने कहा कि रोज़ाना आप 7-8 घंटा 3 स्टेप करोगे तो आपके अंदर हाई प्लस इंटेंसिटी बननी चालू हो जाएगी। तो माइनस की तो यहाँ कोई बात ही नहीं है। माइनस कहाँ, यहाँ तावड़िया जी ने कोई यहाँ माइनस का इंटेलेक्चुअल सेंटर में कोई उल्लेख ही नहीं है। जो लोग साधना नहीं करते, ये सब सारी चीज़ों का इसके अंदर जिक्र है। जो लोग साधना करते हैं उसका तो पिक्चर हमेशा अलग होता है, बराबर। लेकिन सर, अगर कोई वजह से इमोशनल सेंटर या सेक्स सेंटर ज्यादा हावी हो जाता है, तो थोड़े टाइम के लिए साधक की इंटेलेक्चुअल सेंटर जो है वो अगर माइनस में आ गया, तो वो थोड़े टाइम में अपने आप, क्योंकि साधक जो है वो प्रैक्टिस तो रेगुलर करेगा क्योंकि जो वर्षों से कर रहा है, उसका अगर थोड़े टाइम के लिए इम्बैलेंस होता है वो वापस से बैलेंस हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल हो जाएगा। ये तो होता है, सब लोगों की लाइफ के अंदर होता है। ये हमारी लाइफ कोई ऐसी थोड़ी स्ट्रेट ये इसकी तरह थोड़ी चलती है, कोई स्ट्रेट रोड की तरह। इसमें तो हमेशा एक फ्लक्चुएशन तो आता है ना, और चारों सेंटर हमेशा हर व्यक्ति के अंदर काम करते रहते हैं। तो हम तो देखते हैं बड़े बड़े संत महात्मा का लोगों के अंदर भी कई बार ये सेक्स का उपद्रव का कई केसेस हम देखते हैं। तो ये होता है, उसके अंदर वो कोई गलत चीज़ नहीं है, ऐसा हो सकता है। पर क्योंकि वो तो एक कोई ऐसी स्थिति अंदर बन गई, एक अंदर आ गया ऐसा भाव, तो वो उसके बाद में, जैसे कि विश्वामित्र का एक एग्जाम्पल हमारे शास्त्रों में था, तो उसको अंदर जो कोई ये ऐसा ये हो गया वो मोमेंट के अंदर, उसके बाद में फिर से उसने तो साधना चालू कर दी और वो फिर ऋषि बन गए, उसने तो गायत्री मंत्र फिर दिया। तो ये तो हमारे अंदर शास्त्रों के अंदर भी एग्जाम्पल है ना। ऐसे कोई थोड़ी रुक जाता है, उसको साधना फिर कंटिन्यू करनी पड़ती है। कोई मोमेंट के ऊपर वो व्यक्ति ऐसा लिपट जाता है, हो सकता है, पर उसको उठ जाना पड़ता है। पर हम कई केसेस में ऐसे देखते हैं, कई लोगों के जो सो कॉल संत लोगों का जो ये बाहर आता है उसके अंदर कि वो फिर बार बार इंटेलिजेंस में चले जाते हैं। एक बार किया, फिर अभी नहीं पकड़े गए तो दोबारा, तीसरी बार, चौथी बार, ऐसी फिर बार बार इस तरह की गलतियां करते रहते हैं और फिर एक दिन बाहर आता है। तो जो साधक है उसको तो अंदर एक उसकी चोट लगेगी कि ये कैसे हो गया मेरे से, और वो उससे बाहर निकलने का प्रयत्न करेगा और निकल जाएगा। तो साधना तो कंटिन्यू कर जो करते हैं उसका लिए ही ये फ़ायदा है।
बाकी जो साधना नहीं करते तो फिर बार बार इंडल्जेंस में चले जाएंगे और अल्टीमेटली तो वो फिर सेक्स सेंटर पूरा माइनस इंटेंसिटी के अंदर चला जाएगा। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो तो होता रहता है। हमें तो हमारा जो साधना है, हमारा लक्ष्य है, वो हमेशा आँख के सामने रखना है और चलते जाना है। ठीक है, थैंक यू। और सर एक पूछना है कि अगर कोई वजह से मूविंग सेंटर, कभी ऐसा कोई इंसिडेंस आपकी नजर में आया है या अवरिया जी ने कहीं लिखा है कि भाई मूविंग सेंटर कभी इंटेलेक्चुअल सेंटर के ऊपर हावी होता है? नहीं, वो तो मैंने कहा ना, जैसे कि वो न्यूट्रल होता है जब हावी नहीं होता है, वो उसको साथ कोऑर्डिनेट हो जाता है। कि अभी इंटेलेक्चुअल सेंटर जो है, जब हार्मनी होती है तो हार्मनी में क्या होगा कि वो सब एक साथ में काम कर रहा है। अभी ये इंटेलेक्चुअल के साथ भी कोऑर्डिनेट करेगा, इमोशनल सेक्स सेंटर के साथ भी कोऑर्डिनेट करेगा। ये मूविंग सेंटर जो है वो हावी नहीं होता है। लेकिन वो डिसहार्मनी में होता है जब भी, और कोई इमोशनल या सेक्स सेंटर के साथ ज्यादा वो मिल जाता है, अभी वो इफेक्ट करता है वो तो सेंटर को। फिर ज़्यादा माइनस इंटेंसिटी बन जाएगी ना, रिजल्टेंट इंटेंसिटी का स्कोर ज़्यादा हो जाएगा। जब तीन इकट्ठा हो जाएंगे तो माइनस इंटेंसिटी का स्कोर बढ़ जाएगा ना। राइट, ओके, थैंक यू सर। ओके, दूसरा किसी को? सर प्रणाम। सर प्रणाम, बोलिए। सर ये जो 3SR भी हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, दिन में क्या 1 घंटा प्रैक्टिस करना है ना, उससे भी ज्यादा प्रैक्टिस करने से चलेगा? शुरुआत में 1 घंटा आप करो बैठकर, ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा करो, बाकी के समय के अंदर थोड़ा करते जाओ दिन भर में। 1 घंटा बैठ के ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते। 1 घंटा एक सीटिंग के अंदर 1 घंटा ही करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना है। फिर दिन भर में थोड़ा कामकाज के साथ में करने का प्रयत्न करो। सर कभी कभी क्या ऑटोमेटिक भी वो चलने लगता है क्या 3SR भी? ना ऐसा नहीं। बिल्कुल, ये तो होता है, तो इससे बढ़िया क्या। अगर ऐसी स्थिति बन जाती है तो फिर तो हम गंगा नहा लिया हमने। दिन भर नहीं है तो 15 मिनट, कभी कभी 20 मिनट ऑटोमेटिक जो चलता रहता है। तो चलने दो ना, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सर। ओके, बीजा कोई ने? सर ये बीच बीच में जब भी, उमेश बात कर रहा हूँ सर, बीच बीच में ये अभी जो साहब ने ये क्वेश्चन किया कि ऑटोमेटिक शुरू होता है, तो ये अगर ऑटो मोड पे आ जाता है और अगर हम लोग कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, गलत ख्याल आ गए, तो ये सर भी अगर हमने शुरू कर दिया और वो हम लय में आ गए और वो ऑटो मोड में आ जाता है तो अच्छी बात है ना? बिल्कुल, वही तो स्थिति बननी चाहिए। क्योंकि 24 घंटा देखो, 24 घंटा ना आप कोई म्यूजिक सुनकर कर पाओगे, ना 24 घंटा आप अटेंशन देकर कर पाओगे। ये तो तावरिया जी ने बताया ही है कि भाई इसको हैबिट बना दो, और इसलिए तो कहा कि भाई रात को सोते समय करो, हैबिट हो जाएगी, फिर आपको कुछ उसके प्रति देखना ही नहीं है। वो अपने आप में डायफ्राम एक बार ट्रेन हो जाता है तो अपने आप में चलने लगता है। तो वही तो अल्टीमेटली तो करना है। जरूरत नहीं है, हाँ, अल्टीमेटली वही करना है। म्यूजिक की जरूरत, म्यूजिक के बाद में तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। बाद में कुछ ना म्यूजिक ना अटेंशन, कुछ नहीं, अपने आप में चलता रहता है। फिर अटेंशन भी अपने आप में काम करता है, कॉन्सेंट्रेट हो जाता है ना सर, अटेंशन भी। नहीं, कॉन्सेंट्रेट अलग है, वो तो माइंड का फंक्शन है। कॉन्सेंट्रेट की बात अलग है, कॉन्सेंट्रेशन अलग है। नहीं, मतलब वो जो आपका अटेंशन जाना चाहिए डायफ्राम या आपके ब्रीदिंग के ऊपर, वो भी चला जाता है। उसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो अपने आप में चलता रहता है। आप अपना काम करो बस, फिर जो करना है वो। थैंक यू। ओके, और किसी को? एक प्रश्न है। हाँ बोलो। राजू देसाई बोल रहा हूँ, सूरत। हाँ बोलिए जल्दी, मेरी बैटरी में ये अभी खत्म होने के कगार पर है। बोलिए। तो अच्छा, मैं खाली एक आधे मिनट। हाँ, तो ये जो हमारा जो स्टेप जब करते हैं, क्या तो वो 3 स्टेप में 3 स्टेप 3SR भी जब करते हैं, हाँ, तो इसमें हमारा जो कंसंट्रेशन बोले या ध्यान बोले या हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड बोले, वो डायफ्राम के ऊपर ज्यादा होना चाहिए इंस्टेड ऑफ ब्रीथिंग।
नहीं, वो अलग वैरायटी है। वो शुरुआत में हम अलग अलग ढंग से कर सकते हैं। डायफ्राम के ऊपर अटेंशन देकर भी कर सकते हैं, श्वास के ऊपर अटेंशन देकर कर सकते हैं, संवेदना के ऊपर अलग ये अटेंशन देकर कर सकते हैं। वो अलग अलग ढंग से हम कर सकते हैं। म्यूज़िक के ऊपर ध्यान देकर कर सकते हैं। तो वो अलग अलग हम जब तक वो एकदम एस्टेब्लिश नहीं है तब तक तो हम अलग अलग ढंग से कर सकते हैं। उसके बाद में जब एस्टेब्लिश होता है तो ये किसी के ऊपर हमें अटेंशन देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो चलता रहता है और हमें जो करना है वो हम कामकाज करते रहते हैं। तो सर इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वो फर्क पड़ता है इसमें कि मेरा जो है मेरा एक्सपीरियंस ये है कि डायफ्राम से अच्छा होता है किसी का। हाँ, वो तो अलग रहेगा ना, वो तो हर एक का अंदर का संस्कार काम करता है ना। हले का संस्कार के मुताबिक किसी को डायफ्राम का अच्छा लगेगा, किसी को संवेदना के साथ रहने का अच्छा लगेगा, किसी को कुछ म्यूज़िक के ऊपर अटेंशन देना अच्छा लगेगा। और आपको भी चेंज होता रहेगा, ऐसा नहीं कि आप हमेशा डायफ्राम पे पर ही रहेंगे। आप भी कुछ दिन के बाद लगेगा कि नहीं अभी इसके बदले ऐसा करूँ मैं। ठीक है, ओके, तो यहाँ ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू दारा साहब। थैंक यू थैंक यू सर। थैंक यू दारा साहब। हाँ, थैंक यू। दारा साहब। हाँ, थैंक यू। थैंक यू।